क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। पहले तो मैट्रिसेस देख लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है और फिर हम लोग इसके डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है मैट्रिक्स की, रो की और कॉलम की। पहले मैट्रिक्स देख लेते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स में मुझसे कहा क्या, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ रियल नंबर इनक्लोज्ड विद इन अ ब्रैकेट इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। ये इसकी इजी फॉर्म की डेफिनेशन है। आगे एग्जांपल है, जब मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है। अब इसमें उसने क्या है कि रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे इस तरह की अरेंजमेंट हमने लेनी है कि हमारे पास जो नंबर आएंगे वो जो नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे। अब जो नंबर आएंगे वो रियल नंबर है और रेक्टेंगुलर एरे इस तरह से अरेंजमेंट लेनी है हमने नंबर्स की कि वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, इनक्लोज्ड विद इन अ ब्रैकेट। हम लोगों ने इसको जब एक ब्रैकेट के साथ क्लोज कर दिया है तो ये क्या बन गया, हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह एक इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाली। ये दो एग्जांपल हम लोगों ने मैट्रिक्स की ले ली हैं। उसके बाद रोज को देख लेते हैं कि रोज क्या होते हैं। इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड अ रो। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें ए, जब मैट्रिक्स ले लिया तो आपने क्या करना है कि उसमें से जो इसकी हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं, हॉरिजॉन्टल जो इसकी एंट्रीज हैं वो क्या ली हैं हमारे हम लोगों ने, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, रो बन जाएगी। तो ये इसकी एक रो है, उसका हमने नाम दिया रो 1। इसी तरह हम लोग क्या लेंगे, इसकी दूसरी एंट्रीज लेंगे हॉरिजॉन्टली, तो ये हमारे पास बनेगी रो 2। इसी तरह जब हम लोग तीसरी रो को लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगी, इसकी रो 3 बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एक मैट्रिक्स लिया था ए, उसकी 3 रोज हैं, एक R1 है, एक R2 है और एक R3। ये हम लोगों ने एग्जांपल ली है रोज के लिए। इसी तरह हम लोग कॉलम की जब डेफिनेशन को देखते हैं तो कॉलम की डेफिनेशन में वो कहता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स लें, ए ले लें, उसकी एंट्रीज जो हम लोगों ने लेनी है उसमें वर्टिकल लेना है, वर्टिकल नंबर्स, ये वाले नंबर, ये जो नंबर आएंगे ये हमारे पास क्या होंगे, इसके कॉलम फॉर्म बनाएगी, मीन्स कॉल्ड अ कॉलम। तो इसमें अब ये हम लोगों ने जो मैट्रिक्स लिया था इसमें हमारे पास क्या है, एक ये कॉलम है, एक इसका ये कॉलम है, इसको C2 का नाम दे दें, और ये हमारे पास इसका थर्ड कॉलम है, इसको हम लोग 3 का नाम दे दें। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में से कहा है द नंबर ऑफ अ रोज इन अ कॉलम इन मैट्रिक्स स्पेसिफाइज ऑर्डर। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक उसने मैट्रिक्स लिया एम, मैट्रिक्स की डेफिनेशन यहाँ पे क्या थी, रेक्टेंगुलर एरे में जब हम लोग किसी भी रियल नंबर्स को ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो ये मैट्रिक्स बन जाता है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। उसके बाद उसने कहा है कि मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स, रोज की डेफिनेशन थी हॉरिजॉन्टल एंट्रीज इज सेड टू बी अ रोज, और कॉलम हमारे पास थी वर्टिकल एंट्रीज इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स। तो उसके बाद कॉलम, उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा था कि वो अब जो रोज होंगी जितनी और जो कॉलम होंगे वो इस तरह से लिखने हैं कि हमारे पास ये वाली फॉर्म बने, तो ये इसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी 2 रोज है, रो 1 एंड रो 2। इसी तरह अगर हम इसकी वर्टिकल एंट्रीज देख लेते हैं तो इसके 2 कॉलम है, 3, C1 C2 एंड C3। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो हमारे पास इस तरह से होगा, R मल्टीप्लाई बाई C, या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको अगर हम बाय n की फॉर्म में लिखते हैं, m हमारे पास इसकी रोज है और रोज है 2, और जो कॉलम है वो हमारे पास क्या है, 3। तो इस ऑर्डर का जो इसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो हमारे पास होगा 2/3 फॉर्म। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में वो क्या कहता है, वो कहता है कि लेट ए एंड बी बी आर 2 मैट्रिक्स। हमारे पास क्या है, 2 मैट्रिक्स हैं, ए और बी। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने ये देखना है कि यार दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए 2 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन जो है वो है द ऑर्डर ऑफ अ ए द ऑर्डर ऑफ अ बी। ये कंडीशन है, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी का मतलब ये है कि जिसका ए का ऑर्डर है उतना ही बी का ऑर्डर हो, तो दोनों जो होंगे वो इक्वल मैट्रिक्स की पहली कंडीशन को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद है देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स में पहला नंबर जो है वो इधर से दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट नंबर के साथ, यानी हर वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ करस्पॉन्ड कर रही है, यानी रिलेट कर रही है। ये 1 है तो ये भी 1 है। इसी तरह अगर ये 3 है तो यहाँ पे ये दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर भी 3 आ रहा है। इसी तरह ये -4 है और यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 2 है तो इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है।
तो ये दो कंडीशंस हैं जो फुलफिल होने के बाद हम लोग कहेंगे कि एक जो मैट्रिक्स है और ए और मैट्रिक्स बी है दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे इसको लिखने का तरीका कि ये है कि ए और बी आपस में एक दूसरे के इक्वल है। एक चीज़ और यहाँ पे उसने यूज़ की है, इफ़ एंड ओनली इफ़। ये मेन कंडीशन है यहाँ पे उसको इक्वल करने की, यानी अगर तो आपका ऑर्डर जो इसका मैट्रिक्स है वो इक्वल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो उसके बाद हम लोग कहेंगे कि नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.1। इसका जी क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हम लोगों ने इनका ऑर्डर फाइंड करना है जितने भी नीचे उसमें मैट्रिक्स दिए हैं। तो पहला मैट्रिक्स जो उसने दिया हुआ ना ए, उसका ये उसने दिया हुआ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में हम देखना है हम लोगों ने कि इसमें रोज कितनी है और कॉलम कितनी है। तो इसकी अगर हम लोग रोज देखते हैं तो एक और दो, दो रोज है और दो कॉलम है। हम लोगों ने इसको यहाँ लिखना भी है, नंबर ऑफ रोज which is equal to 2 and number of column 2, क्योंकि दो ही रो है और दो ही कॉलम है तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। और यहाँ पे इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। ऑर्डर बताया था कि हमारे पास ये होती है m बाय n की फॉर्म, यानी m हमारे पास नंबर ऑफ रोज है और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो ये वाली चीज़ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने डायरेक्ट इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड कर देने। नेक्स्ट है जी बी पार्ट। बी पार्ट में भी हम लोगों ने देखना है इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रोज 1 एंड 2, 2 रोज 2 कॉलम। सेम ऑर्डर आएगा इसका भी, नंबर ऑफ रोज विच इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ बी भी लिख सकते हैं, सिंपल ऑर्डर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/2। उसके बाद है जी सी मैट्रिक्स। यहाँ पे सी मैट्रिक्स उसने हमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है और कॉलम देखेंगे तो दो कॉलम है। तो इसका भी ऐसे नंबर ऑफ रोज 1, इसमें सिर्फ एक ही रो है। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, 2। तो इसका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ सी, वो हमारे पास आएगा 1/2 की फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो डी मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 2 एंड 3, 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है। तो नंबर ऑफ रोज विच इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ डी भी लिख सकते हैं, सिंपल ऑर्डर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3/1। नेक्स्ट है जी ई पार्ट। ई पे में हम लोगों ने फाइंड करना है नंबर ऑफ रोज 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास है 2 कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर 3/2 की फॉर्म में आएगा। उसके बाद यहाँ पे एफ दिया हुआ है, तो एफ में हमारे पास एक ही रो है एक ही कॉलम है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम विच इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू 1/1। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी पार्ट। जी पार्ट में भी हम लोगों ने देखना है, हमें यहाँ पे 3 रोज नजर आ रही हैं और 3 कॉलम नजर आ रहे हैं। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3/3 का, नंबर ऑफ रोज विच इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ कॉलम थ्री, ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास आएगा 3/3। नेक्स्ट है जी एच। इसका भी नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है इसमें, 1 एंड 2, 2 रोज है। उसके बाद है जी नंबर ऑफ कॉलम विच इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। नाउ द ऑर्डर ऑफ एच इज 2/3। ये इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के ऑर्डर फाइंड कर देने हैं।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उससे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। हमने सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि ये जितने भी नीचे मैट्रिक्स दिए हैं इनमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, उसमें उसने कहा था कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब होते हैं जब उनका ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का वो सेम हो और दूसरे नंबर पर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटीज आपस में सेम हो। तो पहली कंडीशन पूरी करने के लिए हमें क्या करना है, सबके ऑर्डर्स फाइंड कर लेने हैं और फिर हम लोगों ने देखना है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटीज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है तो किसी और मैट्रिक्स में हमें 3 आ रहा है नजर, तो अगर वो हुआ तो फिर दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। तो पहला काम हमने ये करना है कि इनके सारे जितने भी मैट्रिक्स दिए हम इनका ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। इसका ऑर्डर होगा 1/1 का, इसका ऑर्डर होगा 1/2 का, उसके बाद इसका ऑर्डर होगा 1/1 का, नेक्स्ट इसका ऑर्डर होगा 1/2 का, इसका ऑर्डर होगा 2/2 का। अब नेक्स्ट एफ का ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। इसका ऑर्डर होगा 2/1 और इसका भी 2/1, इसका 2/2, इसका 1/2 और इसका 2/2। यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने इनके ऑर्डर फाइंड कर लेने। अब जिसका ऑर्डर सेम नजर आएगा, अब पहली कंडीशन पूरी करने के बाद हमें दूसरी ये देखनी है कि क्या उसके नंबर भी आपस में सेम आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे उसे दिखाया था ऑर्डर है 1/1 का, यहाँ सब में देखा तो ऑर्डर हमारे पास इसका 1/1 का है और इसका 1/1 का है। अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंटीज यानी इसके अंदर जितने भी नंबर दिए हैं वो मैच करने के क्या वो दोनों सेम है, तो 5 में से 2 निकालेंगे तो ये 3 आएगा। तो जी ए जो है वो मैट्रिक्स सी के इक्वल है। सिंपल हमने यही बताना है और इसका कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट हम लोगों ने इसका देखा ऑर्डर 1/2 का, इसका ऑर्डर 1/2 का। अब देखिए ये ऑर्डर और ये ऑर्डर सेम है, पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। दूसरी देखेंगे कि क्या ये वाला ऑर्डर, क्या इसका ये वाला एलिमेंट और इसका ये एलिमेंट इक्वल है या इसका ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल है, तो नो। सेकंड कंडीशन ये पूरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो डी के इक्वल नहीं है। इसी तरह हम लोग और चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर 1/2 का है, अब इसका एलिमेंट है पहला 3, इसका भी 3, 3 + 2 5 और फिर यहाँ पे 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स बी है वो हमारा मैट्रिक्स आई के इक्वल है। यहाँ तक यूज हो गए हमारे मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट 2/2 का ऑर्डर चेक कर लेते हैं। हमारे पास 2/2 का ऑर्डर जो है वो इसके पास है और इसका है, यानी ये 3 मैट्रिक्स हैं, इनका ऑर्डर 2/2 का है। अब हमने ये चेक करना है कि क्या इनके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका फर्स्ट एलिमेंट 4 है, ये भी 4 है, ये भी 2 + 2 4 है। नेक्स्ट इसका 0 है, यहाँ 0 है, 2 - 2 0, यानी यहाँ पे भी देख लें ये 6 है, 6 4 + 2 6, यहाँ 2, ये 2 और 2 + 0 2। ये ई एच और जे हमारे पास दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं, तो ये जो मैट्रिक्स हैं ये आपस में इक्वल होंगे। हमने कहना है कि मैट्रिक्स ई जो है वो इक्वल है मैट्रिक्स एच के और ये दोनों इक्वल हैं जे के। यहाँ तक हमारे मैट्रिक्स यूज हो गए। अब रह गए ये दो मैट्रिक्स, इनको चेक कर लेते हैं। इसका भी ऑर्डर देखिए 2/1 का, इसका भी ऑर्डर 2/1 का, पहली कंडीशन पूरी। दूसरी देखनी है कि क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंटीज इक्वल है, यानी यहाँ पे 2 है तो 3 - 1 2, यानी ये भी 2 है, 3 + 3 6 और ये 3 + 3 6, और एफ जो है ये हमारा किसके इक्वल आएगा, जी के इक्वल आएगा। इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो 2 है ये एक्सरसाइज 1.13 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। इससे कहा है कि यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, उसमें ए बी सी और डी यूज हो रहा है, उनकी वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड करनी है जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। इसको सेटिस्फाई करने के लिए का मतलब ये है कि ये वाली जो उन्होंने कंडीशन दी है ना इक्वल वाली, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसे कहा कि ए + सी इक्वल है 0 के, तो ये वाली इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करे। अच्छा, इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनकी पहली बात तो ये कि उनका ऑर्डर सेम हो और दूसरी बात ये कि उनके जो एलिमेंट्स है कॉरस्पॉन्डिंग वो इक्वल हो। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, ये इक्वल उसने कह दिया, इसका मतलब ये कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अब हमने मेन चीज़ फाइंड क्या करनी है, हमने फाइंड करना है ए बी सी और डी। ए बी सी डी फाइंड करने के लिए हम लोगों ने पहले ए + सी को इक्वल कहना है 0 के। नेक्स्ट हमने कहना है कि a + 2b जो है वो हमारा इक्वल है -7 के, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, यानी उसने दो मैट्रिक्स को इक्वल कह दिया है, तो हम लोगों ने उनकी वैल्यूज को भी इक्वल कर देना।
नेक्स्ट है जी 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। हम लोगों ने 4 इक्वेशंस निकाली, उनको नाम दे देना इक्वेशन का 1 2 एंड 3 एंड 4। इक्वेशंस को नाम देने के बाद हम लोगों ने जो सबसे इजी इक्वेशन हमें नजर आ रही है वो पिक कर लेनी है, जिसमें से हमें वैल्यू निकलती नजर आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे a प्लस सी है, दोनों को वैल्यूज मेरे पास नहीं है। यहाँ पे a प्लस 2 भी, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू दोनों की नहीं है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, या तो हम सी को पिक करें या फोर वाली को। तो मैं पहले इसी को लेके चलती हूँ, फिर बारी बारी पीछे से इक्वेशंस ले लेंगे। लिखेंगे यहाँ टेकिंग इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को लिया तो 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब करना क्या है कि ये जो 2d है हम लोगों ने डीज को एक साइड पे करना है और जो बाकी टर्म बचती है उनको दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो ये 4d है, यहाँ पे ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और ये यहाँ माइनस में इसके साथ, तो दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। अच्छा जी, 4d में से जब 2d निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे 2d इज इक्वल टू 6। हमें सिंपल d की वैल्यू निकालनी है, तो d की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों साइड पे इसको 2 पे डिवाइड करेंगे ताकि जो d है, ये d जो है हमारा वो सेपरेट हो जाए। इसको इससे काटने के बाद d हमारा इक्वल आएगा 3 के। ये हम लोगों ने एक वैल्यू निकाल दी। अब नेक्स्ट हम लोग निकालने लगे हैं c की वैल्यू। सेम इक्वेशन, टेकिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 हम लोग लेने लगे हैं, जिसमें उसने कहा था कि c माइनस 1 इज इक्वल टू d है, 3 है। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पे भी यही काम करेंगे, माइनस 1 है, माइनस 1 खत्म करने के लिए दोनों तरफ प्लस 1 करेंगे, तो ये से कट गया, तो c इज इक्वल टू 4, c की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 पिक करेंगे। 2 पिक करते वक्त हमने देखना है कि हमारे पास ना तो a की वैल्यू ना b की वैल्यू। लेकिन अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 चूज करते हैं तो उसमें हम c की वैल्यू को पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग 2 नहीं, इक्वेशन नंबर 1 पिक करेंगे, जिसमें उसे कहा था कि a प्लस सी जो है वो इक्वल है 0 के। तो यहाँ पे हमें पता है कि c जो है वो 4 है, तो हम लिखेंगे पुट c इज इक्वल टू 4। तो c की जगह पे यहाँ पे 4 आएगा और ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग निकालने लगे हैं b की वैल्यू, क्योंकि एक इक्वेशन बची है उसमें हमारे पास b की आंसर नहीं है, बाकी सब हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब उसमें उसने कहा है कि a प्लस 2b इज इक्वल टू इज इक्वल टू माइनस 7। हम यहाँ पे a की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू माइनस 4। ऊपर पर स्टेटमेंट लिखनी थी टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, टेकिंग इक्वेशन नंबर 2 ये लिख लिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखा पुट a इज इक्वल टू माइनस 4, a की जगह पे माइनस 4 आएगा, प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। बाकी इक्वेशन को मैंने हम लोग एक स्टेटमेंट यूज करते हैं कि माइनस 4 है, दूसरी साइड पे लेके जाएं प्लस 4। बेसिकली हम लोगों ने करना क्या होता है कि जो अननोन वेरिएबल होता है उसके साथ जो नंबर होता है उसको खत्म करना होता है, यानी उसके साथ वो टर्म नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे माइनस 4 है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, अगर मैं प्लस 4 यहाँ पे भी अप्लाई करूँ और प्लस 4 मैं इक्वल के दूसरी साइड पे भी अप्लाई करूँ, तो ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल आउट होकर 2b इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 3 दे देती है। अब ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों इक्वेशंस के साथ मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि 2b इसके यहाँ से खत्म हो जाए। तो 2 को इसको खत्म करने के लिए यहाँ डिवाइड किया, यहाँ डिवाइड किया, हमारा ये भी आंसर ठीक है। और पीछे अगर तो आपने इसको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर देना तो वो भी ठीक है। और ये वो चारों आंसर हैं जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं a की जगह -4 लगाऊं, c की जगह +4 लगाऊं, दोनों को कैंसिल आउट होने के बाद आंसर हमें 0 दे देता है। तो यही चीज़ उसने लास्ट में की थी, सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। वो वैल्यूज निकालनी है जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। ये वो आंसर है जो इनको सेटिस्फाई कर देते हैं। अच्छा, एक मेन चीज़ ये है कि एक्सरसाइज 1.1 का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।